ध्यान देंगे, पिछले क्लास में हम लोग एडी वेव्स और एडी करंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसको फॉकल्ड करंट भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा हमने डिफिनीशन लिखा था और आज समझेंगे इसके बारे में, डायग्राम वगैरह बनाएंगे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह हम लोग देखेंगे। डिफिनीशन हुआ था बालक, इसके बारे में बताया था ना कि ये होता क्या है। तो एडी वेव्स is a type of electromagnetic wave which is generated by an inductor or current carrying coil। ठीक है, और एडी क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है, थोड़ा सा मूवमेंट होगा। इसके बारे में बहुत कुछ हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में, केवल लिखवाए नहीं थे, लिखवाना था। तो एक डिफिनीशन तो हो चुका है, ये हुआ था हम लोग का। चलिए एक और डिफिनीशन है, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। ठीक है, तो इसी का पार्ट है, दूसरा डिफिनीशन नीचे से लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। लिखेंगे दिस करेंट, नहीं और करके नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। दिस करेंट वी आर डिस्कवर्ड बाय, दिस करेंट वी आर डिस्कवर्ड बाय फॉकल्ट, दिस करेंट वी आर डिस्कवर्ड बाय फॉकल्ट, discovered by Foucault. So they are also known as, so they are also known as, देखिए बोल भी रहे हैं, सामने लिखा भी हुआ है। So they are also known as Foucault's current. So they are also known as Foucault's current or Foucault wave. Foucault's current और Foucault's wave, आप कुछ भी कहिए। तो माइकल फोकल्ट थे, उनके नाम पे ये रखा गया है, फ्रेंच साइंटिस्ट है। हो गया वाला, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज गिवन बाय, द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स इज गिवन बाय, द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स इज गिवन बाय लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ। इसी में लिखना होगा एडी करंट प्रोड्यूस, द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स इज गिवन बाय लेंज लॉ, और इसी में आगे लिखना होगा एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड, एडी करंट प्रोड्यूस्ड, देखो ना जी, देखो इधर, एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन अ मेटालिक ब्लॉक, एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन अ मेटालिक ब्लॉक, in a metallic block placed in a metallic block placed in non-uniform, in a metallic block placed in a non-uniform magnetic field, placed in a non-uniform magnetic field as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। मतलब इसके लिए एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान देंगे, ये आपका मेटालिक ब्लॉक है जिसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, पीछे आपको डायग्राम दिखाया गया था कि इंडक्शन है, फर्नेस वगैरह है, तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे निकल रहा है, और दैट इज कॉल्ड एडी करेंट। आप ये डायग्राम बना लेंगे, बन जाएगा ना? बनाइए तो इसको। अब इसके बाद इसका एडवांटेज पढ़ेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज आएगा इसका।
हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट, आगे हेडिंग देना होगा एडवांटेज ऑफ एडी करेंट। एडवांटेज ऑफ एडी करेंट, तो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है बालक। कहां कहां यूज होता है तो समझ लेंगे, एक एक करके लिखना होगा। ध्यान देंगे, इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में यूज होता है, स्पीडोमीटर में यूज होता है, ट्रेन के मैग्नेटिक ब्रेक में यूज होता है। ठीक है, जो कुकिंग के लिए इंडक्शन वगैरह यूज करते हैं वहां पर यूज होता है। इंडक्शन फर्नेस अलग है, उसमें क्या होता है, मेटल वगैरह को मेल्ट किया जाता है, मेटल वगैरह को पिघलाया जाता है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू एडी वेव्स। तो अलग अलग जगह है जिसका हम लोग यूज करते हैं। और इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कहाँ है, तो ट्रांसफार्मर जब हीट होता है तो वहां भी एडी वेव्स बनता है, और इस एडी वेव्स से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा जनरेट होगा। देखिए, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा जनरेट होता है, और बाकी जो कंपोनेंट वगैरह है, ठीक है, ये भी अपना प्रैक्टिस कर रही है कैसे यूज करना है इसको। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में इंडक्शन कुकिंग समझते हैं। इंडक्शन कुकिंग क्या है, एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन कॉपर पॉट्स which are used for cooking food. This process of cooking is known as induction cooking. इसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन कुकिंग कहा जाएगा। ये ज्यादा लाइट है ना इसलिए। तो आपको कल डायग्राम में बताया गया था इसके बारे में कि इसमें था क्या कि अगर आप इंडक्शन पे कोई पॉट रखते हैं तो उसका स्पेस बताया गया था कि इतना ही स्पेस में, ध्यान देंगे इसमें हम लोग स्पेस कहां चला गया, इसमें था कि अगर ये इंडक्शन है तो इतना ही स्पेस में कॉइल था बालक, डायग्राम कल वाला देख लीजिएगा। और ये कॉइल पावर प्लग से कनेक्टेड होता है। ये जब करंट आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, ठीक है, और इसी के मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कंटेनर रखते हैं। अब कंटेनर रखने से क्या होगा बालक, तो कंटेनर के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या हो गया जी, कुछ लिख रहा है, अच्छा चलिए लिख रहा है तो इसको हटा दिया, लिखने दो इसको, हम लोग बाद में लिखेंगे इसको, थोड़ा पॉज कर दो इसको। लिखा जाए इंडक्शन कुकिंग को। हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो आपको बताया गया था, पिछले क्लास में बताया गया था कि इंडक्शन कुकिंग में हम लोग यूज करते हैं। इंडक्शन कुकिंग में क्या होता है, एडी वेव जनरेट होता है। एडी वेव क्या करेगा, तो जो हमारा कॉपर पॉट होता है या इसके लिए अलग से कंटेनर आता है जो टेफ्लॉन वगैरह का बना होता है, ये क्या करेगा, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पर फोर्स जनरेट करेगा, वो थर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही हीट और टेम्परेचर कौन लेता है, तो जो आपको कुकिंग फूड करना होता है, जैसे वाटर है तो बॉयल होगा, ठीक है, दूध वगैरह रखे हैं तो बॉइलिंग होता है। बाकी अलग अलग उस पर फंक्शन दिया रहता है कि किसके लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर में हम लोग कोई बेल्ट वगैरह कनेक्टर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वो ईएमएफ जनरेट होगा, एडी वेव्स जनरेट होगा, और यही एडी वेव्स उसको चलाता है। जैसे इलेक्ट्रिक मीटर में जो पहले वाला मीटर है उसमें एक एल्युमिनियम डिस्क होता है जो घूमते रहता है, हाँ, तो उसमें भी ये इंडक्शन ही यूज होता है, उसमें भी एडी वेव्स यूज होता है,
और उसको चलाने के लिए कोई हम लोग कनेक्टर यूज नहीं करते हैं, वो आपका एडी वेव से ही घूमता है, रोटेट करता है। तो इसको लिख लेंगे सेकंड वाले को, इंडक्शन मोटर। एन इंडक्शन मोटर इज द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स। An induction motor is the important application of eddy currents. हो गया, an induction motor is the important application of eddy currents. फुल स्टॉप दे के लिखेंगे, a rotating magnetic field, a rotating magnetic field, a rotating magnetic field produced, a rotating magnetic field produce a strong eddy current. A rotating magnetic field produce a strong eddy current in a rotor. A strong magnetic field produce a rotating magnetic field produce a strong eddy current in a rotor. थर्ड है स्पीडोमीटर, जो स्पीड वगैरह बताता है। थर्ड नंबर में स्पीडोमीटर के बारे में लिखना होगा कि इन स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर कौन होता है, देखिए इसके बदमाश, एनर्जी मीटर कौन है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसमें एल्युमिनियम डिस्क होता है, उसके लिए यूज किया गया है एनर्जी मीटर। तो लिखेंगे इन स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी मीटर, इन स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर उसी के लिए हम लोग मीटर में जो लगा होता है एल्युमिनियम डिस्क, उसके लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद ट्रेन वगैरह में मैग्नेटिक, आपका ट्रेन वगैरह में मैग्नेटिक ब्रेक होता है, तो मैग्नेटिक ब्रेक में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। दिख रहा है ना जी सामने, नहीं तो बोल देंगे। बहुत बदमाशी कर दिया जी। लो घुमाओ, चलिए कितना पॉइंट हुआ, 3 हुआ। 4 नंबर में लिखा जाए, ये कंप्लीट हो गया, लिख लिए हैं, ये कंप्लीट हो गया। और चलिए 4 नंबर में लिखा जाए, 4 नंबर में लिखेंगे, नहीं लिखना पड़ेगा हमको, इंडक्शन फर्नेस, छूटा हुआ है क्या, नहीं लिखा अभी पीछे वाला। चलिए 4 नंबर में इंडक्शन, लिखो ना भाई, अच्छा लिख लिया है। तो हम 3 नंबर बता रहे थे तो तुम 4 नंबर लिख लिया। पीडीएफ में था ना जी। अच्छा इसमें पहुंच गया, हम 3 बता रहे हैं 4 लिखा। चलिए लिखिए, मैग्नेटिक ब्रेक कहाँ यूज होगा, तो रेल वगैरह का जो ट्रैक होता है, ठीक है, तो रेलवे का जो पहिया होता है उसमें मैग्नेटिक ब्रेक्स हम लोग यूज करते हैं। और मैग्नेटिक ब्रेक्स में क्या होता है, तो अगर पीछे आप देखे होंगे तो एक पीपीटी था, उसमें मैग्नेटिक ब्रेक के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था, फिर से एक बार देख सकते हैं। लिख लिए मैग्नेटिक ब्रेक, थोड़ा इसका पीपीटी देखा जाए। हो गया बालक, चलिए इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा इसका कहाँ है बालक, कहाँ इधर से उधर कर रहा है।
परेशान करके रख दी। हटो, हत्या करवा देगा एकदम। मैग्नेटिक ब्रेक था ना बालक, ये वाला कल हो गया था, ये इंडक्शन वाला बता दिए। देखिए ये मैग्नेटिक ब्रेक वाला है, ठीक है। ये जो आपका व्हील है, व्हील के बगल में यहाँ पे ये रहता है। अब कैसे काम करेगा थोड़ा समझिए, काम कैसे करेगा। तो ये मैग्नेटिक है, समझिए दो तरह का मैग्नेट होता है, एक परमानेंट होता है, ठीक है, एक टेम्पोररी होता है। तो टेम्पोररी कैसे होता है, तो किसी मैग्नेटिक मटेरियल में जब आप करंट का सप्लाई करते हैं तो कुछ समय के लिए उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है, और एक ऑलरेडी परमानेंट ही मैग्नेट होता है। तो ये आपका टेम्पोररी मैग्नेटिक मटेरियल है, और जब इसमें करंट दिया जाता है तो ये फील्ड जनरेट करता है, और यही वेव जो है आपका एडी वेव्स होता है। तो इसी के इन्फ्लुएंस से इस पर एक दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, जिससे ये जो डिस्क है या व्हील है रुक जाता है वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिक ब्रेक में ये भी आप देख सकते हैं, इसका ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। यहाँ सामने दिख रहा है कि यहाँ पर जब इसमें करंट का सप्लाई होगा तो यहाँ से एडी वेव्स जनरेट होगा, और यही एडी वेव्स क्या कर देता है, व्हील को लॉक कर देता है, इस पर फोर्स लगाएगा और इसको क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। अब अचानक काम नहीं करता है, धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ ये बढ़ाता है। तो यही है आपका मैग्नेटिक ब्रेक। आप एनर्जी मीटर में भी लिखे हैं, तो यही एनर्जी, इसी के अंदर एक एल्युमिनियम डिस्क होता है जो कि रोटेशन में होता है, यहाँ पर ये भी एडी वेव से ही चलता है। या बाइक वगैरह में देखिएगा सामने मीटर में 1 2 3 ऐसे रोटेशन में रहता है, तो वो भी आपका स्पीडोमीटर में एडी वेव से ही आगे बढ़ता है, ठीक है। डिजिटल वाला नहीं हम कह रहे हैं, एनालॉग वाला जो ऊपर नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट, कितना पॉइंट हुआ वाला, 4 हुआ। चलिए 5 नंबर में इंडक्शन फर्नेस। तो देखिए इंडक्शन फर्नेस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर जहां मेटल वगैरह को मेल्ट करके हमें उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, अलग अलग उसको करते हैं, तो हमारा इंडक्शन फर्नेस होता है। अब इंडक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या एडी वेव से हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। मतलब वहां पर कोई कोल्ड वगैरह हम लोग ये यूज नहीं करते हैं। एक थर्मल होता है, ठीक है, थर्मल, उसमें कोल्ड वगैरह यूज करके आपका टेम्परेचर जनरेट किया जाता है। लेकिन ये क्या है, इंडक्शन फर्नेस है, इसमें क्या होगा, एडी वेव्स जनरेट करके हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और ये मेटल वगैरह को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। तो लिखेंगे 5 नंबर में इंडक्शन फर्नेस, द लार्ज एडी करंट्स जनरेट, लिखा जाए द लार्ज एडी करंट जनरेट इन द मेटल, the large eddy current generate in the metal, the large eddy current generate in the metal produce the high temperature, produce the high temperature sufficient to melt the metals, sufficient to melt the metals, ठीक है। मतलब मेटल को मेल्ट करने के लिए वो एक्यूट टेम्परेचर को जनरेट करता है। एक और होगा 6 नंबर में लिख लिया जाए, लिखेंगे एडी वेव्स आर आल्सो यूज्ड इन, एडी वेव्स आर आल्सो यूज्ड इन डाइथेरेपी, also used in dietherapy or treatment of human body, डाइथेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। डाइथेरेपी क्या है, तो जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलाज करते हैं, जैसे मस्कुलर स्ट्रेन में आपको याद होगा इंफ्रारेड हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो जहां पर एडी वेव से का यूज हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइथेरेपी। यह वेव से इलाज होता है और ये ज्यादा मस्कुलर स्ट्रेन में ही यूज होता है। हो गया बालक। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, तो ये जब ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस होता है तो इफिशियंसी ट्रांसफार्मर का डिक्रीज कर जाता है, उसमें आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, और लीकेज ऑफ
फ्लक्स भी होता है। इससे क्या होगा, बाकी सब कंपोनेंट हीट हो जाएंगे। जैसे आपको हमने बताया था पिछले ही क्लास में कि मान लीजिए कि ये आपका कॉइल है और ये हीट प्रोड्यूस कर दिया, तो इसके हीट से आप अगर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़े होंगे तो मालूम होगा टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से सारे एक्टिविटी में चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर ये टेम्परेचर ज्यादा कर देगा तो बाकी जो कंपोनेंट है इसका एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है बालक? तो ज्यादा टेम्परेचर भी जनरेट नहीं होना चाहिए, इससे लॉस होता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी होता है डिक्रीज कर जाता है, एनर्जी का भी लॉस होता है बालक। और ये रहता है कि अगर ये हीट हुआ और हम 100% एनर्जी यूज कर लिए तो आप बोलते हैं कि 100% एनर्जी यूज किए हैं तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन ऐसा कोई अभी तक डिवाइस ही नहीं बना है जो 100% कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर दे। ठीक है, आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, उसमें सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा था कि अभी ऐसा कोई नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है, जैसे डीजल इंजन भी था, स्टीम इंजन भी था, पेट्रोल इंजन भी था, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था किसी का एफिशिएंसी ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं। क्लियर है? तो याद रखना होगा कि इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब क्या है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में लिखने वाले हैं वाला। चलिए, तो हेडिंग दिया जाए। हेडिंग देंगे डिसएडवांटेज ऑफ एडी वेव्स। डिसएडवांटेज ऑफ एडी वेव्स। डिसएडवांटेज ऑफ एडी वेव्स, एक एक करके। तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। क्या कह रहा है बालक? कह रहा है द एडी वेव्स इन अ मेटालिक ब्लॉक लीड टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। फिर समझिए, कह रहा है कि यहाँ एडी वेव्स जो बनता है मेटालिक ब्लॉक में, ये लूज हो जाता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट के फॉर्म में लूज हो जाता है। आप देखे थे इसमें कूलिंग फैन लगा हुआ था, तो अब बताइए कूलिंग फैन आप क्यों लगाए हैं यहाँ पर? कि इसका हीट जो होगा, इसका टेम्परेचर जो होगा उसको हम मेंटेन रखेंगे, कम करेंगे। तो इसका हीट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? सराउंडिंग में, बाहर। तो बताइए एक तरह का एनर्जी क्या है? लॉसी है वाला। तो इसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या कर जाता है? लॉस कर जाता है। तो लिख लेंगे इसको, द एडी वेव्स इन अ मेटालिक ब्लॉक लीड टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा? एनर्जी का हमारा लॉस होगा। हो गया बालक? दिख रहा है जी? सेकंड लिखा जाए। सेकंड नंबर में लिखेंगे द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करेंट, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करेंट it break the insulation used in electrical machine। हो गया, it break the insulation used in electrical machine or appliance हो गया। मतलब ये क्या करता है? इंसुलेशन को ब्रेक कर देता है। इंसुलेशन को ब्रेक करने का मतलब ये है कि कोई वायर है और उसके ऊपर कवर लगाया हुआ है, वो क्या करेगा? कवर क्यों लगाया जाता है? कि फ्लक्स लीक ना करे। जैसे ट्रांसफार्मर होगा, आगे आपको दिखाया जाएगा ट्रांसफार्मर के बाद। ट्रांसफार्मर को देख ले रहे हैं मेरे पास, ध्यान देंगे बालक। ये ट्रांसफार्मर है। अब देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं इंसुलेशन आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, और एक तरफ से हम हटा दिए हैं देखने के लिए कि आपको ये कॉपर दिखे कि कॉपर है। ठीक है, तो इसको क्यों बाइंडिंग, ऐसे क्यों? इंसुलेटिंग पेपर है, इससे बाइंड किया जाता है
क्योंकि फ्लक्स का लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ऑयल वगैरह भी हम लोग डालते हैं कूलेंट के लिए, आप देख सकते हैं इसमें ऑयल का भी आपको दिखेगा। तो अब सवाल ये है कि सर एडी वेव्स बनेगा तो ये हीट होगा, और जब ये हीट होगा तो धीरे धीरे ये लूज कर जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस फॉर्म में आने का मतलब जब ये हीट होगा तो इसका हॉटनेस जो है बाहर सराउंडिंग में आएगा, और बाकी जो इस तरीके के वायर में देखिए इंसुलेशन ये लगाया हुआ है, दिख रहा है वायर में ये कवर टाइप का लगाया हुआ है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसके हीट से ये वायर अफेक्टेड ना हो, इसके अंदर जो मेटल है वो अफेक्टेड ना हो, इसके लिए इस पर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो बाकी सब डिवाइस सेफ रहे इसके लिए इंसुलेशन हम लोग यूज करते हैं। तो इससे क्या लॉस हो रहा है बालक? एक तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, दूसरा कि बाकी जो अप्लायंस वगैरह है, बाकी जो कंपोनेंट वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या कर जाते हैं? ब्रेक डाउन कर जाते हैं। चलिए ये हो गया ना सेकंड वाला। थर्ड, ये क्या कर रहा है बालक कि एडी करंट्स में कॉजेज अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट। ठीक है, अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट। अब देखिए डैम्प मतलब क्या होता है? किसी चीज को डैमेज कर देना है, कम कर देना, उसका एफिशिएंसी घटा देना, डैम्पिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो आपके सर्किट में डैम्पिंग इफेक्ट जनरेट करता है, मतलब बाकी सब कंपोनेंट का जो एफिशिएंसी है वो कम कर देता है। कब? जब ये एक्यूट अमाउंट ऑफ एडी करंट फॉर्म करेगा तब, ज्यादा एडी करंट बनाएगा तब। इसको लिख लेंगे। अब सवाल ये भी है कि सर इसका हम लोग एडवांटेज भी लिख लिए, डिसएडवांटेज भी लिख लिए, तो ये बताइए कि इसको खत्म कर दिया जाए कि कम कर दिया जाए? तो खत्म करेंगे तब तो लॉस भी हो जाएगा, आप इसका यूज भी तो कर रहे हैं, यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो इसको मिनिमाइज कर दिया जाए। कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो मिनिमाइज करने का बहुत सारा तरीका है। हम लोग कूलेंट यूज करते हैं। अभी कूलिंग फैन देखे थे आप, कूलिंग फैन क्यों यूज किया जाता है? तो एडी वेव्स ज्यादा जनरेट नहीं हो इसलिए यूज किया जाता है। पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था कि जिसमें ट्रांसफार्मर रहेगा वहां पर हम लोग एक कूलेंट देते हैं, फैन वगैरह दिया जाता है। रीजन क्या है कि उसमें ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा तो एडी वेव्स जनरेट होगा, और एडी वेव्स क्या करेगा? बहुत तरह का लॉस करता है, तो उसको हम कम कर देंगे, बाकी हमारा कंपोनेंट डैमेज नहीं। लिखेंगे। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए थोड़ा। कह रहा है कि वी कैन मिनिमाइज द एनर्जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकली लॉस ऑफ इंसुलेटेड वायर्स और बाय इंसुलेटिंग वर्निश लैमिनेटेड कोर। देखिए वर्निश लैमिनेटेड कोर क्या होता है कि सर हम कैसे कम करेंगे? मतलब एडी वेव्स जनरेट तो हो रहा है, ठीक है, उसके इफेक्ट को कम कैसे किया जाता है? तो ध्यान देंगे हम लोग, एक तो इंसुलेशन इस पर ला देते हैं, और दूसरा ध्यान देंगे वाला, इसको वर्निश कर दिया जाता है। ये जो आप कॉइल देख रहे हैं इस पर एक हम लोग केमिकल यूज कर लेते हैं जिससे ये जल्दी हीट नहीं होगा। ठीक है, ये जिससे जल्दी हीट ना हो इसके लिए हम लोग इस पर केमिकल वगैरह यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर कूलेंट वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये आपको मालूम चल रहा होगा कि इसके अंदर कुछ डाला गया है, तो इसीलिए डाला गया है कि जल्दी हीट ना हो। ठीक है, ये एडी करंट से ज्यादा अफेक्टेड ना हो, इसके लिए हम लोग कूलेंट वगैरह का यूज करते हैं। इसको भी लिख लेना होगा। We can minimize the energy by using electrically loss of insulated wire or by insulating varnish laminated core। तो वर्निश लैमिनेटेड कोर यूज करेंगे तो क्या होगा? वो जल्दी हीट नहीं होता है। वर्निश मतलब उसमें हम लोग एक लेयर लगा देते हैं केमिकल का, वो जल्दी उसको हीट नहीं होने देता है। अब यहाँ पर है अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे और तब अल्टरनेटिंग करंट में आएंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, याद है बालक? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कितना होता है? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। बहुत अच्छा, हम लोग पढ़े थे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, और ये था आपका, ये था U इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। क्लियर है? इसमें एल क्या था बालक?
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, और आई नॉट क्या था, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा जाए, इफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ if average induced EMF of circuit is 0.20 volt, is 0.20 volt, 0.20 volt, and it is a change from 5 ampere current, along one direction and another 5 ampere current in opposite direction, हो गया, in opposite direction in a 0.20 second, then find the self inductance in 0.20 second, then find the self inductance in the coil, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि किसी सर्किट के लिए ईएमएफ कितना है, सब हटा दे रहे हैं, डाटा बताइए। कह रहा है कि सर्किट के लिए ईएमएफ कितना है, 0.20 वोल्ट। अब कह रहा है कि एक डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा तो +5 एम्पियर लेंगे, और जब उल्टा जाएगा, इसको 1 कर लिया जाए, जब उल्टा जाएगा तो -5 एम्पियर। और ये कितना समय में हो रहा है, इसका टाइम कितना है, तो 0.20 सेकेंड, ये है ना बालक। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, तो ये गिवन डाटा में हो गया। अब बताइए इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, याद है बालक, बताइए कितना था, L into di/dt, यही था ना। अब एक चीज और ध्यान देंगे, ये अगर बात किया जाए ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए, तो ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो माइनस के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कहाँ यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग इंडक्टर वाले केस में यूज नहीं किए थे। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे माइनस आया था, और ये माइनस क्या बताएगा, तो माइनस ईएमएफ के अमाउंट के बारे में बताता है या इसका डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो सारा वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, आपको लिखना होगा। ईएमएफ का वैल्यू कितना है, 0.20 माइनस एल, यही निकालना है वाला, एल ही हमको निकालना है। और ये जो आपने लिखा है डी का मतलब क्या होता है, चेंज इन करंट। तो क्या इसको I2 - I1 लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग dt ही छोड़ देंगे क्योंकि टाइम का डिफरेंस 0.20 है। ये कितना है बालक, I2 कितना है, -5, और ये कितना होगा 5। देखिए माइनस हम लोग फॉर्मूले से ही लिए हैं, और ये पॉजिटिव हमने वैल्यू रखा है क्योंकि I1 कितना है, प्लस है, और ये नीचे कितना है, टाइम आपका 0.20 है। तो ये कितना होगा, तो 20 अपॉन इसको 100 लिख दे, देखिए तो वाला 20/100, और -L इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10, और इसका डेसिमल हटाइएगा तो 20 नीचे और 100 कहाँ चला जाएगा, डेसिमल हटेगा तो 100 आएगा नीचे, ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25, तो यहाँ क्या दिखा, 1/5 इक्वल टू माइनस कितना हो गया, प्लस, ये हो गया L इंटू 10 इंटू 5, हमको L निकालना है। तो जब L निकालिएगा तो ये डिवीजन में आएगा, ये बाकी सबको नीचे लेके आ जाइए,
तो ये कितना हो जाएगा, L इक्वल टू 1/5 इंटू 10 इंटू 5, कितना हो गया बालक, 1/250। डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, 0.004 नहीं, ये कितना आना चाहिए, तो 004। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, या 3 यूनिट है इसका, याद है, टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पीयर इनवर्स 1, वेबर एम्पीयर इनवर्स 1 या हेनरी, कोई लिखिए। तो कितना होगा, अच्छा ऊपर वाला भी गलत नहीं है, आप उसको डेसिमल में भी छोड़ देंगे तो वो भी सही है। कितना, 0.004 या 4 इंटू 10⁻³ हो गया बालक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो एनर्जी से रिलेटेड दे देंगे, इंडक्टर का एनर्जी पढ़ाया गया था ना पिछले क्लास में, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, उसी के बारे में बात करेंगे। हो गया, तो यहां पर क्या दिया हुआ था, यहाँ ईएमएफ दे दिया है सर्किट के लिए और कह रहा है कि 5 एम्पियर का करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है और 0.20 सेकंड में उतना ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग फ्लो में है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अल्टरनेटिंग करंट का प्रॉपर्टी यही है कि एक बार पॉजिटिव चलेगा एक बार नेगेटिव, और दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो आपसे पूछा गया कि जो इंडक्टर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो हम लोग पढ़े थे, ये फॉर्मूला निकाल ली। अब जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो आपका एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर पर है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, एन इंडक्टर is connected with a 200 volt of battery, connected with a 200 volt of battery, 200 volt of battery, हो गया, which having self inductance 5 Henry, and resistance of coil is 20 ohm, and resistance of coil is 20 ohm. Then find the energy stored. Then find the energy stored in that inductor. हो गया वाले। अब गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, तो गिवन डाटा में दिया हुआ कि बैटरी जोड़े हैं, तो ये मैक्सिमम है आपका, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना ही इसका वोल्ट है। ये एल हो गया, ये आपका आर हो गया। हमसे क्या पूछा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो ये बताइए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर क्या होता है, तो कल ही हम लोग निकाल लेते हैं, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे एनर्जी
stored in an inductor कितना होगा, तो ये होगा U इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर। फॉर्मूला में देखिए I नॉट है आपके पास नहीं है, पहले आपको I नॉट निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो बताइए V इक्वल टू कितना होता है I है, तो जब I निकालेंगे तो क्या होगा V अपॉन R। और एक चीज ये मैक्सिमम निकालना है, तो जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये है आपका कितना 200 और ये है 20, तो ज्यादा से ज्यादा कितना करंट इसमें प्रोड्यूस होगा 10 एम्पीयर। अब आपके पास है ये फॉर्मूला आ गया, आई नॉट हमारे पास आ गया। अब रखेंगे इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है बालक, U इक्वल टू हाफ, L का वैल्यू कहाँ है वहां पे 5 हेनरी और I नॉट 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, तो U इक्वल टू हाफ हो गया, ये 5 हो गया और 10 का स्क्वायर कितना 100, ये 50 टाइम्स में कैंसिल, 5 5 से 25, कितना जूल 250 जूल। कोई दिक्कत बालक। तो ये आपका एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एन इंडक्टर है when inductor is connected with a 200 volt battery and internal resistance of the coil is 20 ohm। अब यहां से हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बालक कि राइट अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो एडी वेव्स भी हम लोग समझ गए, एडी वेव्स के लिए अल्टरनेटिंग करंट वाला हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। हो गया बस।